चाहूंगा कि आपने लिखा है कि वक्फ का वजूद देश के लिए रहमत। हाँ, कैसे आप इसको कैसे मानते हैं कि अगर कोई वक्फ है, वक्फ जायदाद है या वक्फ अपने वजूद में है तो देश के लिए रहमत कैसे? जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सैयद नासिर हसन। डॉक्टर सैयद नासिर हसन ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुस्लिम वक्फ और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। क्या ये बुक है, क्या कुछ इन्होंने लिखा है, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, सब पर हम बात करेंगे। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपका जनमानस पर स्वागत है। शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, जब आपने बुक लिखी, जो टॉपिक आपने चुना है मुस्लिम वक्फ और वक्फ संशोधन अधिनियम, क्यों आपको इसकी जरूरत महसूस हुई कि इस टॉपिक पर आपको बुक लिखनी चाहिए? हाँ, ये सबसे अहम बात है। इसमें जब वक्फ का सिलसिला अगर शुरू हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बिल लाया गया तो लोगों को खुद पता नहीं था कि वक्फ होता क्या है। और फिर जब वक्फ पर लोगों ने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो नेट पे बहुत सारी बिखरी चीजें उनको मिली और ज्यादातर लिटरेचर जो है वो इंग्लिश में या उर्दू में मौजूद है। तो लोगों की तरफ से एक मुतालबा ये था कि आप वक्फ पर कोई ऐसी चीज हमें दीजिए जिसे हम आसानी से पढ़ सकें, तो वक्फ को समझ सकें, इस्लाम में वक्फ को समझ सकें, वक्फ की थोड़ी तारीफ समझ सकें और ये समझ सकें कि वक्फ होता क्या है अपने आप में, उसके नेचर को समझ सकें। तो एक बात तो ये थी। दूसरी चीज ये थी कि लोगों में एक दूसरा सवाल ये भी था कि वक्फ अधिनियम 2025 जो लाएगा तो ये तनाज़ा है क्या, ये विवाद जो चल रहा है वो विवाद है क्या, ये मुद्दा एक्चुअली मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो इसमें वो वक्फ के सेक्शंस को या वक्फ के जरिए से जो चेंजेस तब्दीलियां हैं उनको दोनों पहलू से समझना चाहते थे लोग, मुस्लिम पक्ष से भी और सरकार के पक्ष से भी। तो इसमें ये सब चीजें लाते हुए आसान जबान में इसको लाकर इन सारी चीजों का परिचय कराया गया। जनरल साहब, आपने अपनी बातों में कहा कि लोगों के लिए है, हो सकता है मुस्लिम इस बात को समझते हों कि मुस्लिम वक्फ क्या है या इस्लाम में वक्फ क्या है। आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि मुस्लिम इस देश का हर नागरिक ये समझ सके इस्लाम में वक्फ है क्या, वक्फ की क्या अहमियत है, क्यों करते हैं, क्या वजह। इसका पहला चैप्टर ही मैंने इसी के पेश नजर लिखा है और उसमें सबसे पहले शुरुआत यहीं से करी है कि वक्फ क्या है। एक्चुअली वक्फ जो है वक्फी से बना है। वक्फी के माने होते हैं किसी चीज को रोक लेना, ठहरा देना। तो किसी जायदाद या प्रॉपर्टी को किसी मखसूस सामाजिक काम के लिए ठहरा देना, मखसूस कर देना कि अब ये ना तो बेची जाएगी, ना ही किसी को गिफ्ट की जाएगी, ना ही किसी को ट्रांसफर की जाएगी, बल्कि ये पर्टिकुलर इस काम में आएगी। जैसे अगर वो बेवाओं के लिए काम में लेना है, स्कूल के लिए काम में लेना है, लड़कियों के लिए काम में लेना है, यतीम के लिए वो काम में आएगी, या किसी मस्जिद के लिए आएगी, ईदगाह के लिए आएगी, खानका के लिए आएगी, या कब्रिस्तान के लिए वो जमीन वक्फ की गई है, या किसी और सोशल वर्क के लिए, फॉर एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट के किसी प्रोजेक्ट पर उस पर काम चलेगा। और उस पर एक बहुत मखसूस बात जो है वो ये भी है कि वो अगर वक्फ करने वाला यानी वाकिफ, मैंने ये भी समझाया है, इसकी टर्मिनोलॉजी इसको भी समझाया है मैंने, जो वाकिफ है वो वाकिफ बताएगा कि मैंने ये चीज इसलिए वक्फ की है तो वो उसी में वक्फ की जाएगी। तीसरी चीज मुतवल्ली यानी जो उसको केयर टेकर होंगे, वो केयर टेकर मालिक नहीं होगा बल्कि वो अल्लाह के लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की जाएगी, तो वो अल्लाह के लिए रहेगी, उसका मालिक अल्लाह होगा। सिर्फ केयर टेकर वाकिफ यानी वक्फ करने वाला जो बंदा है उसके मंशा के मुताबिक उसको चलाएगा, उसकी निगरानी और मैनेजमेंट करेगा ना। तो ये चीजें ऐसी थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। मुतवल्ली किसे कहते हैं, वक्फ किसे कहते हैं, वाकिफ किसे कहते हैं, जायदाद कितने किस्म की होती है वक्फ में, वक्फ करने के शराइत क्या है ना, ये बहुत अहम सवाल है। और फिर इसके अंदर एक सवाल अपने आप एड्रेस हो जाता है जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही शराइत में दे दिया गया। सवाल ये था कि कुछ लोगों की तरफ से कि वक्फ बोर्ड जहाँ चाहता है वो अपनी वक्फ की जमीन को इन्वेस्ट कर लेता है और उसको वक्फ की बता देता है। तो मैंने इसमें क्लियर की बात कि वक्फ जब किया जाता है तो वक्फ वापस जो है उसको देता है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड पहले उसको चेक करता है और वक्फ की इस्लामी शराइत के मुताबिक उस बंदे की खुद की प्रॉपर्टी होना चाहिए, उस पर कोई तनाज़ा या डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वो किसी और के इंक्रोचमेंट में नहीं होनी चाहिए, या फिर वो बहन भाइयों का या किसी रिश्तेदारों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अपना हो। ये चेक किया जाता है। उसके बाद फिर वो राजस्व में वो दर्ज की जाती है
उससे उसके बाद भी वक्फ बोर्ड उसका नोटिस निकालता है कि अगर किसी को इस पर आपत्ति हो तो वो 1 महीने या 6 महीने का एक वक्फा रहता है, उसके अंदर वो आके क्लेम कर सकता है। फिर भी अगर बाद में भी किसी को अगर हो तो वक्फ में रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी 6 महीने के बाद ट्रिब्यूनल में जाके वो बंदा कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है कि ये ऐसा वक्फ किया गया है, ये वक्फ है या नहीं है, इसके अंदर ये डिस्प्यूट है। तो इन्होंने क्लियर किया तो वक्त के शराइत मालूम होने चाहिए लोगों को। तो ये पहला चैप्टर खास करके हमने इसी चीज को काफी डिटेल में आपने से वक्त को उसके बारे में समझा। अच्छा, जनरल सवाल लोगों के दिलो दिमाग में ये भी उठता है, अक्सर बात मुस्लिम वक्फ की होती है, इस्लाम में वक्फ की होती है, वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की, तो क्या और दूसरे धर्मों में भी इस तरह का कोई कंसेप्ट है, चलन है, क्या उनके भी कोई बोर्ड वगैरह है? अक्सर ये बात मुझसे जो है बहुत से हमारे बिरादरान वतन जो मुसलमान नहीं है उन्होंने ये सवाल किया कि भाई आप यहाँ वक्फ तो उनके यहाँ भी है जो प्रॉपर्टीज दान में दे दी गई तो वो धार्मिक रूप से यानी दान ही वक्फ है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी जो केवल दान के लिए इसलिए दी गई कि फला धार्मिक काम के लिए या सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल में होती, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, मंदिर की हो गई, गौशाला की हो गई, कई जो है हॉस्टल चल रहे हैं, बालिकाओं के हॉस्टल चल रहे हैं, कई समाजों के अलग अलग हॉस्टल चल रहे हैं, कई समाजों के वो सामूहिक केंद्र चल रहे हैं, है। कई जगहों पर बहुत हम देखते हैं आसाम वगैरह और जरा भी इलाके रिमोट एरियाज के अंदर छोटे छोटे स्कूल्स के लिए लोगों ने अपने छोटे छोटे घर दे दिए हैं, टपरियां बना के उसमें चल रही हैं। तो वो जो उस पर्सन के उस पर्पस के लिए जो वक्फ किया गया है तो वो भी वक्फ है जी। और इसमें मैंने एक आप देखेंगे जो 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर में मैंने उन दूसरे धार्मिक न्यासों का भी जिक्र किया है, बाकायदा उसमें वो न्यास बने हुए और उनके रूल्स हैं, उनके अधिनियम है, उन अधिनियम के अंदर वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, देखिए कोई चीज पुरानी हो जाती है तो वक्त के अनुसार, समय के अनुसार उसमें संशोधन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ संशोधन एक्ट है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहा जा रहा है, अब वो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति से जिस पर साइन हो गए और सब चीज, इस पर इतना विवाद क्या है विवादित चीजें, इस संशोधन से इतना परहेज क्यों? हाँ, ये चीज इसके आप चैप्टर अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर अगर आप 6 में देखेंगे तो इसमें इस बहस को लाया गया है जी। ठीक, वक्त में ये जो सारा विवाद खड़ा हुआ है तो विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि बीजेपी को मुसलमानों से बिना पूछे ये चीज काम करने की जरूरत क्यों थी, ये सवाल मुस्लिम बुद्धिजीवियों की तरफ से था। जब वक्फ एक्ट 2013 मौजूद है और वो 2095 के वक्फ एक्ट को संशोधित करके बनाया गया था और उसमें वो सारी कमियां खामियां निकाल के वक्फ को तरक्की देने और वक्फ को संरक्षित और सुरक्षित करने के सारे प्रावधान उसमें मौजूद थे। ठीक है, केवल इतना हो रहा था कि जो उसके लिए जो सही मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, केयर नहीं हो रही थी उसकी। ठीक है, वक्फ बोर्ड जो है ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो उनको सही करती, ना कि अधिनियम में चेंज करती। तो इसलिए विवाद तो असल में ये है कि अधिनियम में चेंज करने की जरूरत नहीं थी, है ना, लोगों को ठीक ढंग से मैनेज उसको करें, उसको करने की जरूरत थी। ये एक विवादित पहलू। अब ये तो बाकी कुछ तो जब लोग ये बुक पढ़ेंगे तब उनको और ज्यादा जानकारी मिलेगी इसके बारे में। आखिरी सबसे आखिरी सवाल, ये बुक कहाँ से लोगों को मिल सकती है, क्या इसकी आपने प्राइस रखी है, किस तरह से? वैसे तो ये इसको मरकजी मकतबा दिल्ली में छापा है, MMI पब्लिशर्स के नाम से, वहाँ पे तो मिल ही सकती है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे भी मौजूद है, अमेजन पे भी मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट मंगा सकते हैं। इसका प्राइस बहुत कम रखा है, ये 120 पेजेस की छोटी सी बुक है और इसका प्राइस 100 रुपए है। 100 रुपए है, कोई डिस्काउंट वगैरह? हाँ, डिस्काउंट वगैरह हाँ वो मिलता है वहाँ से, तो वो कुछ 20% 30% के आसपास डिस्काउंट पे देते हैं, तो आसानी से लोग मंगा सकते हैं। और इसको हमने कोशिश भी ये करी है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो ज्यादा हो लेकिन पेजेस कम हो और आसान जबान हो, आसान हिंदी हो, जिसको हमारे बिरादरान वतन के मुसलमान भी पढ़ सकें और उसके साथ साथ बिल्कुल कंसाइज वे में अपनी बात आ सके, पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके अंदर ये चीज है सारी। एक बात इसके अंदर और बहुत अहम है और वो ये है कि एक 7वां चैप्टर जो है प्रिंसिपल एक्ट 95 को खत्म करके वक्त को
जी कमजोर करने की कोशिश, इसमें वो सारे 40 से ऊपर सेक्शंस हैं जी जिनका हमने यहाँ पे तब्दील करने पर क्या वक्त पर फर्क पड़ेगा जी उसका जिक्र किया है। हम चाहते हैं हमारे पाठक इसको जरूर एनालिसिस करें। और फिर उसके बाद में जिसका 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर में सारा पूरा इस पूरे विवाद का एनालिसिस किया गया है, सरकार के नुक्ते नजर से भी, मिल्लत के नुक्ते नजर से भी, बुद्धिजीवियों में भी, और मीडिया के साथ साथ दूसरे लोग जो उस पर अपना इजहार ख्याल करते रहे हैं उसके ताल्लुक से भी पूरा एक इस तरह का कॉम्प्रहेंसिव लाने की कोशिश की है। आखिरी में मैं भी ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे अब पाठकों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसको क्रिटिकली देखें, एनालिसिस करें, ध्यान से पढ़ें और पढ़ के फिर अपना व्यू हमें दें तो इसके सेकेंड एडिशन पे हम और बेहतर बनाने में इसमें हमें मदद मिले। चलिए, वैसे तो मैंने आखिरी सवाल पूछ ही लिया था, लेकिन अभी जब मैं इसका देख रहा हूँ तो जो आखिरी चैप्टर आपने इसमें रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने लिखा है कि वक्फ का वजूद देश के लिए रहमत। हाँ, कैसे आप इसको कैसे मानते हैं कि अगर कोई वक्फ है, वक्फ जायदाद है या वक्फ अपने वजूद में है तो देश के लिए रहमत कैसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। आपने अगर लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और खास करके हिस्ट्री के स्टूडेंट्स अगर इस बात को देखेंगे तो देखेंगे कि तुर्की में, पूरे अरब वर्ल्ड में, इधर साउथ अफ्रीका में जो वक्फ के जो मॉडल्स हैं उनके जरिए से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कायम हुई, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उस वक्फ से फायदा उठाया, पुल बनाए गए, सड़कें बनाई गई, पक्षियों के लिए जो है चीजें बनाई गई, बेवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए बनाया गया, सराय बनाए गए और उनके लिए स्कूल्स खोले गए, उनके लिए भोजन का इंतजाम किया गया, दवाई का इंतजाम किया गया, हॉस्पिटल्स बनाए गए और उसके साथ साथ गरीब बच्चों के लिए अलग से स्कूल और उनके स्कूल से रिलेटेड सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए भलाई के काम किए गए। तो इससे क्या हुआ कि ये कहा जाता है, इसके अंदर मैंने इसका जिक्र भी किया है कि जब तुर्की खिलाफत खत्म हुई तो उसका जो 1/3 इकोनॉमी थी वो वक्फ या वक्फ के जरिए भी जनरेट होने वाली आमदनी थी, उस पर डिपेंड थी। अब आप सोचिए कि वक्फ सिर्फ केवल ये नहीं है कि एक जायदाद वक्फ कर दी, बल्कि उस वक्फ से फायदा उठाया जा रहा है तो उसके साथ साथ जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है वो भी अपने आप में इकोनॉमी जनरेट कर रही है वो, तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मुल्क को कितना फायदा पहुंचा रहा है, मुल्क के इकोनॉमी जीडीपी को फायदा पहुंचा रहा है, मुल्क के आम लोगों को उसमें फायदा मिल रहा है। बाज वक्फ ऐसे हैं जिनको इसलिए वक्फ किया गया है कि वो कॉमनली वक्फ है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी अगर हम देखें तो वक्फ बोर्ड के पास ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिस पर वो रोजगार या कोई दूसरी चीजों को चलाने के लिए ओपनली चीजें कर सकती हैं। कई कटला बाजार खोल दिया, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ पे, ठीक। उस आमदनी से गरीबों के लिए आमदनी हो रही है, उससे जो लोग कमा रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जो आमदनी वक्फ बोर्ड को मिल रही है उससे बेवाओं को, गरीबों को, मस्जिदों को, उनको फायदा मिल रहा है। दूसरी बात अहम है वो ये है कि वक्फ के ताल्लुक से लोग ये समझते हैं कि उसकी कमाई केवल मुसलमानों के लिए है, बल्कि वो देश के हर नागरिक जो उस दायरे में आता है। मतलब बेवा है तो बेवा को देने में या जरूरतमंद बच्चा है या दवाइयां देने में मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क नहीं किया जाएगा, वो वक्फ से सभी लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये देश के लिए रहमत तो हुई, तो इस तरह से पूरे देश में। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा जब दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपकी इस बुक को खरीदेंगे और पढ़ेंगे। तो मेरी हमारे सभी दर्शकों से ये अपील है, अनुरोध है कि आप भी अगर मुस्लिम वक्फ के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्या है, क्या इसको लेकर आपत्तियां हैं, तो डॉक्टर सैयद नासिर हसन द्वारा लिखित ये पुस्तक आप जरूर खरीदें, मुस्लिम वक्फ और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। और सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।